नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से, जो रिलेटेड है राजस्थान राज्य कुश्ती संघ की दो योजनाओं से। दो योजनाएं कौन सी है? एक का नाम है बैक टू बाउट योजना और दूसरी का नाम है पहलवान पेंशन योजना। बैक टू बाउट योजना में क्या है कि अगर कोई भी पहलवान है वो घायल हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है किसी कारणवश, तो उसके लिए उसको एक मुश्त सहायता दी जाती है जिससे वो जल्दी से स्वस्थ होकर के वापस अपने खेल को कंटिन्यू कर सके। घायल पहलवानों को आर्थिक संबल एवं मनोबल बढ़ाना ताकि वो स्वस्थ होकर फिर से कुश्ती के अखाड़े में लौट सके। इसके लिए जो एक सहायता राशि दी गई है वो नैतिक गौतम नाम के एक पहलवान है जो SMS हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको राजीव दत्ता जो राजस्थान कुश्ती संघ के प्रदेशाध्यक्ष है उनके द्वारा 51,000 रुपये का चेक दिया गया है। दूसरी है पहलवान पेंशन योजना, यानी पहलवान को मासिक रूप से एक पेंशन दी जाएगी। ज़रूरतमंद या गंभीर दुर्घटना के शिकार हुए पहलवानों को ये योजना इसके तहत लाभ दिया जाता है। उसके अंदर हर महीने उनको वित्तीय सहायता मिलती है। जैसे सुरेश कुमार नाम के पहलवान हैं, उनकी सड़क दुर्घटना में काफ़ी गंभीर स्थिति हो गई थी, तो इनको 10,000 रुपये मासिक दिए जाते हैं। उनकी जो पहली किस्त है वो भी राजीव दत्ता के द्वारा प्रदान की गई थी। तो ये दो योजनाएं हैं। कौन चलाता है इनको? राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के द्वारा। अपना दूसरा करंट अफेयर्स है कि अभी USISPF US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फॉर्म लीडरशिप समिट हो रही थी। उसमें भारत में जो अमेरिकी राजदूत हैं सर्जियो गोर, उन्होंने कुछ वक्तव्य बोले हैं। वही चीज़ इसके अंदर लिखी गई है। जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हमने देख ली है। जो काम की नहीं थी कि मोदी को कॉल करना चाहते थे, ट्रम्प बोले 6 बजे हुए हैं, वो सब चीज़ें हमने नहीं देखी। तो सर्जियो गोर हैं वो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं। इन्होंने बताया है कि भारत अमेरिका जो मुक्त व्यापार समझौता है वो अभी अंतिम चरण में है। 18 महीने से इसके ऊपर बात चल रही है। केवल लास्ट का जो 1% है वो बातचीत बची हुई है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो इंडो पैसिफिक कमांड थी उसमें से इंडो नाम हटाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था, तो इसके ऊपर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि ये केवल नाम हटाया गया है, बाकी भारत और अमेरिका है वो सबसे ज़्यादा सैन्य अभ्यास है वो आपस में करते हैं और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों की एक प्रबल भागीदारी भी है। दुनिया के सबसे मुश्किल भाग में है भारत। भारत की एक ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि जो पड़ोसी देश हैं वो भी उनको दिया है कि पड़ोसी है वो रफ टफ है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद है रो खन्ना। इन्होंने बताया कि ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो पिछले 30 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। वैसे ही स्टीव डेंस एक अमेरिकी सांसद है, उन्होंने बोला कि चीन को टक्कर देने का एकमात्र देश है वो भारत ही है। तो ये था इससे रिलेटेड थोड़ी चीज़। आपको यही देख लेना है कि USISPF की फुल फॉर्म है US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फॉर्म। अगला है अपना डिफेंस से रिलेटेड कि बाज बटालियन है उसका निर्माण है वो भारतीय सेना में किया जाएगा। ये बाज बटालियन है वो मुख्य रूप से ड्रोन में सैनिकों को प्रशिक्षित करके और इसका संचालन किया जाएगा। किस प्रकार के ड्रोन हैं, क्या इसके उद्देश्य रहेंगे? लंबी दूरी तक निगरानी करने के लिए, सटीक हमला करने के लिए और इंटेलिजेंस के लिए इस बाज बटालियन का महत्वपूर्ण योगदान होगा और ये आर्मी एविएशन कोर्प्स के अधीन रहेगी। अब जैसे हम सामान्यतः सोचते हैं कि जो लड़ाकू विमान वगैरह हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो एयरफोर्स के पास ही होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्मी की भी अपनी एक एविएशन कोर्प्स है, आर्मी के अपने हेलीकॉप्टर हैं, आर्मी के अपने पायलट भी होते हैं। तो ऐसी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? आर्मी एविएशन कोर्प्स के अधीन ये बाज बटालियन है उसका निर्माण किया जाएगा। MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन है जो अमेरिका का है, इसको खरीदा जाएगा जो एयर टू सरफेस मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा इजराइल के ड्रोन है हेरोन और हर्मिस। ये ड्रोन कम जो UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, दोनों का काम करते हैं और कुछ स्वदेशी ड्रोन हैं वो भी इसमें बनाए जाएंगे। ऐसी ही एक असिनी ड्रोन पलटन है जो इन्फेंट्री को सौंपी गई है। ये एविएशन कोर के अंतर्गत नहीं है। ये क्या है? ये छोटी दूरी की जो सर्विलांस सिस्टम है वो इन ड्रोन के द्वारा, असिनी जो ड्रोन पलटन है इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद है इकोनॉमी से रिलेटेड अपना करंट अफेयर कि गलत बीमा बेचने पर नकेल नियामक के 2 बड़े फैसले। बीमा कंपनियों का नियामक होता है दोस्तों IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, जितनी बीमा कंपनियां हैं उनके लिए कानून वगैरह कौन बनाता है? इरडा बनाता है। तो अभी ये गलत बीमा बिक्री पर सख्त नियम लागू करने जा रहा है, जिसमें से एक पोर्टल भी लॉन्च होगा जिसका नाम होगा बीमा सुगम। ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो इरडा के द्वारा लाया जाएगा। सितंबर 2026 तक इसके आने की संभावना है, जिसमें बीमा खरीदने की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने, आसान और डिजिटल बनाने का उद्देश्य रखा जाएगा। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई स्वचालित मार्ग द्वारा अनुमति सरकार के द्वारा दे दी गई है। एफडीआई है उसके दो मार्ग होते हैं, एक स्वचालित मार्ग और दूसरा होता है सरकारी मार्ग। स्वचालित मार्ग में जो विदेशी निवेशक है उसको आरबीआई या सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सरकारी मार्ग से उसको सरकार से या संबंधित मंत्रालय से अनुमति लेने की ज़रूरत होती है। एलआईसी में एफडीआई की सीमा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20% ही रहेगी। तो ये हो गया इससे संबंधित। हमें इसमें मुख्य रूप से यही देखना है कि बीमा कंपनियां हैं उसका नियामक होता है इरडा, जिसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथ में जो बीमा सुगम पोर्टल है ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? इरडा के द्वारा बनाया जाएगा। इसके बाद आज है 1 जुलाई। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है वो मनाया जाता है। किसकी यादें मनाया जाता है? ये थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, वेस्ट बंगाल के थे। 1 जुलाई 1882 को इनको जन्म हुआ था, तो इन्हीं की जयंती पर इसकी शुरुआत है वो 1991 से की गई थी। 1961 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के ये द्वितीय मुख्यमंत्री थे। 1926 में महिलाओं और बच्चों के लिए चित्तरंजन सेवा सदन खोला गया। 1929 में बंगाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का इन्होंने संचालन किया था और 1948 से 1950 तक कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने काम किया। यानी एक डॉक्टर के स्तर पर और दूसरा इन्होंने राष्ट्र निर्माण में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो इसलिए इनकी जयंती पर 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस है वो मनाया जाने लगा 1991 से। मृत्यु के दिन भी ये सुबह तक मरीजों को देख रहे थे। और जो 2026 का अपना डॉक्टर दिवस है उसकी थीम है बिहाइंड द मास्क केयरिंग फॉर केयर गिवर्स। तो डॉक्टर दिवस इसी पर ये 2 एडिटोरियल आए हुए हैं। इन एडिटोरियल में पहले एडिटोरियल में बताया गया है कुछ और डॉक्टर्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, अपनी जो सुविधाएं थी उनको छोड़ करके जो गांव हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उनमें चिकित्सा सुविधाएं फैलाई है। ऐसे थे डॉक्टर प्रकाश आमटे जो गढ़चिरौली महाराष्ट्र के जंगलों में आदिवासियों का इलाज करते थे। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी हृदय रोग चिकित्सा में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। डॉक्टर सुदर्शन बल्लाल ये कर्नाटक के आदिवासियों का चिकित्सा करते थे। तो डॉक्टर है वो एक चिकित्सक के साथ साथ बेहतर समाज और राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे सकते हैं। दूसरा जो ये एडिटोरियल है इसमें भारत का किफ़ायती, सुलभ और भरोसेमंद स्वास्थ्य मॉडल के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार विदेशों में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर चिकित्सा है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में ही क्या होता है कि आधे से ज़्यादा मरीज है वो दम तोड़ देते हैं। वैश्विक स्तर पर तुलना करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो रेफरल सिस्टम है वहाँ पर आप सीधे स्पेशलिस्ट को नहीं दिखा सकते। उससे पहले आपको नॉर्मल जो MBBS है, MD है, उसको दिखाना पड़ेगा, फिर स्पेशलिस्ट, फिर सुपर स्पेशलिस्ट। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप एम्स वगैरह के माध्यम से सीधे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से परामर्श भी कर सकते हो। इसके बाद में जो US है, यूरोपियन यूनियन है, UAE है, उसमें परामर्श शुल्क है वो हज़ारों में है। नॉर्मल आप दिखाने जाओगे डॉक्टर को तो उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा है। भारत में क्या है, बहुत कम है और सुलभता से उनको इलाज भी मिल जाता है। विदेशी है वो हवाई यात्रा करके भी भारत में अपना इलाज करवाने आते हैं, क्योंकि उनको एक तो इलाज है वो तुरंत मिल जाता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है उनको फिलअप नहीं करना होता। दूसरा जो खर्चा है वो हवाई यात्रा को जोड़ करके भी विदेशों से भारत में कम पड़ता है। लेकिन अभी भी चुनौतियां हैं कि सरकारी अस्पताल जो हैं उनमें भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का अभी भी अभाव है जनसंख्या के हिसाब से, और आधारभूत संरचनाएं हैं मशीनों की अभी भी भारत में कमी है। फिर अगला करंट अफेयर है हमारे खेल जगत से, जिसमें एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय एक महिला क्रिकेट टीम है उसकी घोषणा की गई है। जो 15 खिलाड़ी होंगे उन खिलाड़ियों के नाम याद नहीं रखने हैं, हमें याद रखना है एशियन गेम्स 2026 कब होंगे,
ये किए होंगे 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 को। मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? जापान के द्वारा। और जापान में कहाँ खेले जाएंगे? आइची नागोया में इनका आयोजन है वो किया जाएगा। एशियन गेम्स है वो 4 साल में एक बार आयोजित होते हैं, ये आपको याद रखना है। इससे पहले कब आयोजित हुए थे? 2023 में। लेकिन 2023 के बाद तो 3 ही साल हुए हैं 26 में, हमें यहाँ लिखा हुआ है कि 4 साल में एक बार। ये जो 2023 में एशियन गेम्स हैं ये 2022 में होने थे, लेकिन कोविड के कारण 2022 में आयोजित नहीं हो पाए, तो इनका आयोजन 2023 में हांजो चीन में किया गया था। और इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसने स्वर्ण पदक जीता था श्रीलंका की टीम को हरा करके। तो इसी स्वर्ण पदक को बचाए रखने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम है वो इस एशियन गेम्स में भी उतरेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। और उप कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना। तो ये याद रखना है। एशियन गेम्स 2026 जापान के आइची नागोया में 4 साल में एक बार होते हैं, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026। 20 सितंबर को PSI की परीक्षा है, तो प्रश्न है वो पक्का आ सकता है कि एशियन गेम्स 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है या ये कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो आपको आइची नागोया जापान है, ये पक्का याद रख लेना। इसके बाद हमारे आर्मी के नए सेना प्रमुख बन गए हैं जनरल धीरज सेठ। आर्मी के हैं जनरल धीरज सेठ, नेवी के हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, एयरफोर्स के हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह, अमनप्रीत सिंह, और CDS हैं अपने NS राजा सुब्रमणी, जनरल NS राजा सुब्रमणी। चारों आपको याद रख लेने हैं। काफ़ी ज़्यादा अभी फेरबदल हो रही है इनमें। धीरज सेठ भी नए बने हैं, कृष्णा स्वामीनाथन भी नए बने हैं, सुब्रमणी भी नए बने हैं। तो इनमें से भी पक्का प्रश्न है वो PSI परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आरोग्य सेतु 2.0 ऐप है वो लॉन्च किया गया है और ये PMJAY वॉलेट के साथ जोड़ा गया है। ये अपने दैनिक भास्कर के करंट अफेयर्स हैं, उनको देख लेते हैं। ज़्यादा इसमें है नहीं, एक तो वही है हरियाणा राजस्थान सरकार वाला MOA हुआ है। रक्षा मंत्री ने रक्षा अलंकरण समारोह है, इसमें से आने की है नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ अपोजिशन कल हमने देख लिया था। आरोग्य सेतु 2.0 ऐप है, किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये याद रखना है। इसके बाद में है दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी। दिल्ली EV पॉलिसी 2026 है वो 1 जुलाई 26 से मार्च 2030 तक लागू रहेगी, अभी लॉन्च की गई है। इसमें प्रावधान है कि 30 लाख तक की EV कार में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स है शुल्क जो है उस पर 100% छूट दी जाएगी, यानी कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको गाड़ी खरीदनी है, रजिस्ट्रेशन करवाना है बिना किसी शुल्क के, बिना किसी रोड टैक्स के, RC आएगी, सीधा चलाओ। जितना आपका क्या बोलते हैं उसको डीलर है वो आपसे पैसा लगेगा, उतना ही पैसा लगेगा। दुपहिया वाहन पर प्रोत्साहन राशि है 30,000 रुपये और तिपहिया वाहन पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी EV में। फिर है रिम पैक, रिम ऑफ द पैसिफिक। ये एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है जो हर 2 साल में अमेरिका के हवाई द्वीप के पास आयोजित किया जाता है। इसमें 30 देशों के 30 देश हैं वो भाग लेंगे, जिसमें भारत भी इसमें शामिल होता है। फिर ये द हिंदू का न्यूज़ है कि अमित शाह लॉन्चेज न्यू FCRA पोर्टल एंड EOIC कार्ड। FCRA पोर्टल 2.0 है। FCRA की फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अंशदान नियामक अधिनियम। इसको क्यों लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले NGO के पंजीकरण और क्लियरेंस की प्रक्रिया को तेज करना, साथ में जो विदेशी फंडिंग हो रही है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग या ट्रैकिंग करना। दूसरा है अपना EOIC कार्ड। जो पोर्टल है वो नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड है जो मेघराज है उसके साथ होस्ट किया गया है, जिससे E-साइन, आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह लागू उसमें किया जाएगा। EOIC कार्ड, OCI कार्ड। OCI क्या होता है? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। लेकिन भारत है वो एक ही नागरिकता को मानता है। अगर कोई नागरिक है वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ऐसे नागरिक जो विदेशी हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं उनको लाइफ टाइम वीज़ा है वो भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उसी वीज़ा का रूपांतरण, इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण है EOCI
कार्ड, इसमें एक यूनिक नंबर जनरेट होंगे और ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम इसमें लाया जाएगा। विदेशी भारतीय मूल के नागरिकों को ये आजीवन वीज़ा देता है। आजीवन वीज़ा इसमें क्या फ़ायदा होता है उनको ये फ़ायदा होता है कि वो आजीवन भारत में रह सकते हैं, उन्हें किसी पुलिस स्टेशन में बार बार वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ता है, उनकी जो फीस लगती है घूमने फिरने की वो जितनी भारत के नागरिकों की लगेगी उतनी ही लगेगी, विदेशी नागरिकों की तरह अलग अलग नहीं है। जैसे आप ताजमहल देखने जाओगे तो वहाँ पर भारतीयों की लगती है 100 रुपये, विदेशियों की लगती है 700 रुपये 800 रुपये इस प्रकार, लेकिन उनकी नहीं लगेगी। वो क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं, भारत में मतदान नहीं कर सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और खेती की ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, इस प्रकार के काम वो नहीं कर सकते। तो ये हो गए OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसके बाद में है अपना ई-सुजस बुलेटिन। 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है वो जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में आयोजित की जा रही है 1 जुलाई से 2 जुलाई के बीच। इसका उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हमारे मुख्य सचिव हैं V श्रीनिवास। थीम क्या रहने वाली है? इसकी थीम है विकसित भारत 2047, AI सक्षम, डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस, ये इसकी थीम रहने वाली है। इस विजन पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि जो विकसित भारत 2047 है उसके लिए मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है उसको लागू किया जाना चाहिए। फिर दूसरा ई-सुजस में है कि सिरोही को एनीमिया मुक्त बनाने की दिशा में रोशनी अभियान चलाया जाएगा। तो रोशनी अभियान किस जिले से संबंधित है? सिरोही से। किस रोग से संबंधित है? एनीमिया से। फिर है अपनी सुजस ई प्रश्नोत्तरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों को मिलने वाली मासिक चिकित्सा सहायता को 4,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? 5,000 रुपये करने की घोषणा की है। पेंशन इनकी 20,000 से 25,000 और चिकित्सा सहायता है वो 4,000 से 5,000 रुपये मासिक। स्वतंत्रता सेनानी होते क्या हैं ये? लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी बताए। लोकतंत्र सेनानी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने 1975 से 77 में जो आपातकाल लगाया गया था उस समय जेलों में गए थे, उन पर मीसा एक्ट लगाया गया था। उनको क्या है कुछ सुविधाएं दी जाती है कुछ राज्यों में, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में, जैसे इनको चिकित्सा भत्ता हो गया, पेंशन हो गई, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा हो गई, इस प्रकार की। दूसरा प्रश्न है PM जन मन योजना का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है इसका? PM जन मन योजना। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। हाल ही में 25 जून 2026 को फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के किन 2 जिलों में लागू किया गया है? राजसमंद और सिरोही में। राजस्थान में 33 लाख से अधिक MSME उद्यमों के साथ देश में कौन से स्थान पर है? राजस्थान का स्थान है इसमें चौथा। पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे पर है UP, तीसरे पर है तमिलनाडु। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत नागौर जिले का उत्पाद कौन सा है? नागौर जिले का उत्पाद है पान, मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण। अगला है अपना PIB से रिलेटेड। UPI नाउ लाइव इन ग्रीस। ग्रीस के अंदर है वो UPI को लागू किया जा चुका है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री गए हुए थे पीयूष गोयल। कहाँ गए हुए थे? ग्रीस की राजधानी है एथेंस में। वहाँ पर यूरो बैंक जो ग्रीस का है और NPCI जो भारत का है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय शाखा है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। NPCI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों के मध्य समझौता हुआ जिससे UPI को ग्रीस में लागू किया गया है। ये ग्रीस का नक्शा है, ये एथेंस है, यहाँ पर देख सकते हो। इसके जो देश हैं पड़ोसी देश वो हैं अल्बानिया, नॉर्थ मैकेडोनिया, बुल्गारिया और टर्की। यहाँ आयोनियन सागर आता है, इधर भूमध्य सागर आता है, ये इसके समुद्री किनारे हैं वो लगते हैं। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर। अब है मुख्य